मैं अंशुमान सिंह आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विथ रोहन सर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपने इतिहास को क्लास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए आज इतिहास में स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने जाना था कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास अतीत की घटनाओं का ही अध्ययन है, ये जाना था। उसके बाद इतिहास 3 प्रकार के होते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास भारत के संदर्भ में। उसके बाद आपसे मैंने चर्चा किया था कि प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में: प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के हमारे पास कौन कौन से स्रोत उपलब्ध हैं, उनके बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तब हम देखते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए आपके पास 3 प्रकार के स्रोत होते हैं: एक पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी विवरण। अब बात आती है कि पुरातात्विक स्रोत कहते किसे हैं, तो वह स्रोत जिन्हें मुख्यतः हम खुदाई से प्राप्त करते हैं उनको पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो वह स्रोत जिनको हम खुदाई से प्राप्त करते हैं उनको पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं, जैसे अभिलेख, शिलालेख, स्मारक और सिक्के। अभिलेख, शिलालेख, स्मारक और सिक्के यानी कि दीवारों पर पुरोहित करके लिखे गए जो वर्ण कुछ शब्द होते हैं उनको आप अभिलेख के अंतर्गत रख सकते हैं। शिलालेख कोई पत्थर का टुकड़ा है, उस पर पुरोहित करके चीजें लिखी गई हैं, उसको भी आप कह सकते हैं शिलालेख। स्मारक और सिक्के, तो सिक्के हैं, सिक्के भी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। आप देखेंगे कि जो सिक्के होते हैं, सिक्के किसी साम्राज्य के, किसी राज्य के बारे में आर्थिक स्थिति का विवरण देते हैं, राजा की रुचि का विवरण देते हैं। जैसे समुद्रगुप्त का बीड़ा बजाते हुए सिक्के पर वर्णन मिलता है तो वो राजा के रुचि का वर्णन कर रहा है। तो ये आपके पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आपका जो अगला स्रोत है साहित्यिक स्रोत। वे स्रोत जिनको समझने के लिए आपको किसी लैंग्वेज, किसी भाषा विज्ञान की समझ होना आवश्यक है, उनको आप साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे वेद, आरण्यक, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ आदि। यानी कि आपको वेद को पढ़ने के लिए एक लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको आरण्यक को पढ़ने के लिए एक भाषा विज्ञान की समझ होना चाहिए। तो आपको जब भाषा विज्ञान की समझ होगी तब आप साहित्यिक स्रोत को पढ़ और समझ सकते हैं। तीसरा आपका जो स्रोत है वो विदेशी विवरण है। यानी कि जब पहले के जमाने में, पहले के समय में जब एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता था और उसके साथ कुछ उसके दरबारी कभी भी आते थे, तो वो कभी उसी साम्राज्य में जहां पर राजा आक्रमण करके विजय प्राप्त करता था वहां पर रुक जाते थे, या कभी कभी वो लोग यात्री के रूप में भी दूसरे देशों में जाते थे। तब दूसरे देशों में किसी राजा के दरबार में वो जाते थे तो उनके राजा के समाज के धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का जो जिक्र करते थे, किसी किताब में लिखते थे, तो उनको हम विदेशी विवरण के अंतर्गत रख सकते हैं। यानी कि कोई विदेशी यात्री किसी राजा के दरबार में आया और उसके दरबार में राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करता है, तो उसे हम विदेशी विवरण के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आपके यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस, जिन्हें कि आप इतिहास का पिता मानते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको नहीं बताया था, आपके जो इतिहास के जनक हैं वो यूनानी विद्वान हेरोडोटस हैं, जिन्होंने पहली बार हिस्टोरिका या आपको द हिस्ट्रीज, जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है द हिस्ट्रीज बुक मिलती है, इसमें इन्होंने पहली बार क्रमबद्ध घटनाओं का अध्ययन भी किया था और क्रमबद्ध घटनाओं को लिखा भी था। तो इस कारण से हेरोडोटस को इतिहास का जनक मानते हैं। तो एक यूनानी विद्वान थे, सर्वप्रथम इन्होंने भारत के बारे में हिस्टोरिका में लिखा था। उसके बाद आप देखेंगे इसी क्रम में तो आप मेगास्थनीज को देखेंगे। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। वो एक विदेशी यात्री था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो मेगास्थनीज की इंडिका आपके एग्जामों में बहुत पूछी जाती है।
तो मेगास्थनीज को इंडिका लिखने के कारण इनको भारतीय इतिहास का जनक की संज्ञा दी गई है। इसी क्रम में आप आगे देखेंगे, आपके यहाँ टालमी, प्लिनी, ये सब राइटर भी, ये सब विदेशी यात्री भी भारत में आते हैं। और इसे टालमी की जियोग्राफी बहुत बार पूछी गई रचना है ये, कि टालमी ने किस ग्रंथ की रचना की या किस पुस्तक की रचना की, तो आप जियोग्राफी लिख सकते हैं। प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका विषय पूछ लिया जाता है कि प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री का जो विषय है उसमें किस विषय का, किस चीज का वर्णन किया गया है, किस बात का वर्णन किया गया है, तो आप बता सकते हैं भारतीय पशुओं के बारे में और भारतीय पौधों के बारे में और भारतीय खनिज के बारे में चर्चा की गई है, बात की गई है। अब आप लोग देखेंगे इसी क्रम में कुछ चीनी यात्री भी भारत में आते हैं, जैसे फाहियान, सुंग युन, ह्वेनसांग, इत्सिंग, ये सब भारत में आते हैं। फाहियान, सुंग युन, ह्वेनसांग और इत्सिंग। तो फाहियान की कृति भी पूछी जाती है कि फाहियान जो था उसकी कृति क्या थी, तो फो क्यों की। फाहियान की कृति फो क्यों की। 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा awkward होगा। तो मैं फाहियान के बारे में चर्चा कर रहा था कि फाहियान की कृति क्या है, तो फो क्यों की। एक क्वेश्चन आपके सामने ये बनता है कि फाहियान किसके दरबार में आया था। तो आप देखेंगे कि फाहियान जो था वो एक चीनी यात्री था, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाहियान किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। अब देखेंगे सुंग युन, ये भी एक चीनी यात्री हैं, ये थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है इनकी अपेक्षा। आप फिर देखेंगे ह्वेनसांग की जो ह्वेनसांग की रचना है CU की। पूछा जाता है कि ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था, तो आप बताएंगे कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग आया था, और वहीं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आपके फाहियान आए हुए थे। फिर इत्सिंग है, इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत में आता है, और ये मुख्यतः विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा को जानता, बौद्ध शिक्षा के बारे में अध्ययन करता है, और बौद्ध जो कृतियों को, बौद्ध ग्रंथ की प्रतियों को बटोर करके लेकर जाता है अपने देश चीन। ठीक है, तो आपने जाना कि फाहियान, सुंग युन, ह्वेनसांग के बारे में और इत्सिंग के बारे में, ये चारों चीनी यात्री थे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे अल बरूनी, यानी कि आपके महमूद गजनवी का जब भारत में आक्रमण होता है तो उनके साथ में अल बरूनी आता है, जिसकी एक पुस्तक है किताब उल हिंद, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है किताब उल हिंद। इसको भारत एक खोज के नाम से भी जाना जाता है। इसे कहीं कहीं आपसे पूछ लिया जाता है कि तहकीकात ए हिंद किसकी पुस्तक है, तो आप अल बरूनी बताएंगे। कभी कभी इसकी लैंग्वेज पूछ ली जाती है, लैंग्वेज अरबी, लैंग्वेज क्या है इसकी, अरबी, तो आप बताएंगे कि अल बरूनी की पुस्तक तहकीकात ए हिंद या तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है। अब आगे बढ़ेंगे आप, इसी क्रम में आपको एक महत्वपूर्ण पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी जो रचना हुई है, ये इसके रचनाकार जो है वो अज्ञात हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन जो ये रचना है ये 80 ईस्वी से लेकर के 115 ईस्वी के बीच भारत में स्थित बंदरगाहों के बारे में और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में चर्चा मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसकी टॉपिक पूछा जाता है कि इसमें किस चीज का वर्णन मिलता है, तो आप कह सकते हैं कि भारतीय बंदरगाहों का वर्णन मिलता है और व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन या चर्चा मिलती है। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। उसके बाद इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, तो हेरोडोटस एक यूनानी विद्वान था जिसे इतिहास का जनक माना जाता था, ये मैंने आपको बता चुका हूं मैं। उसके बाद जबकि भारतीय इतिहास का जनक आपसे पूछे कि भारतीय इतिहास का जनक कौन है, हेरोडोटस तो संपूर्ण इतिहास का जनक है, तो आपको मेगास्थनीज बता सकते हैं, क्योंकि मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, इसी के उपलक्ष्य में उसे भारतीय इतिहास का जनक घोषित किया गया। आगे देखेंगे मेगास्थनीज, और आप देखेंगे मेगास्थनीज, उसके बाद डायमेकस और डायनोसियस, इन तीनों का क्रम पूछ लेता है कि ये किन किन शासक के दरबार में आए हुए थे। तो आप देखेंगे मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो आया था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त
मौर्य के दरबार में आया हुआ था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये 14 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रुका था। 14 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रुका था। तो ये क्या था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। अगली चीज, फिर डायमेकस। डायमेकस जो था सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। किसका था? सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। यानी कि चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज, फिर उसके बाद बिंदुसार के दरबार में आपके डायमेकस, और तीसरा पूछता है डायोनोसियस, जो कि अशोक के दरबार में आया हुआ था। इनका आप लोग क्रम याद रखिएगा कि आपके पहले मेगास्थनीज, दूसरे आपके डायमेकस, और तीसरे आपके डायोनोसियस। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ये क्रम पूछा जाता है। तो इस क्रम में आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब हम कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय अभिलेख हैं जिनको बार बार में कई एग्जामों में पूछा गया है, और आपके सभी वनडे एग्जामों में बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी इस अभिलेख का नाम दे देता है और इनके शासक का नाम आपको बताना पड़ता है। कभी कभी विषय भी पूछ लेता है, लेकिन विषय कुछ का ही पूछता है, बाकी आपका अभिलेख देगा और आपको शासक का नाम पूछेगा। इनका क्रम भी पूछता है, कभी मैच दी फॉलोइंग में भी चीजें ये आ जाती हैं। तो आप देखेंगे कि आपके अभिलेख, देखिए अभिलेख लिखा हुआ है, शासक लिखा हुआ है और विषय लिखा हुआ है। अभिलेख यहाँ पे लिखे हैं और शासक के नाम और उसके विषय। तो पहला आपका है जो हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि खारवेल राजा का है, जो कि राजा खारवेल का है, और ये इसमें खारवेल राजा के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन मिलता है। अगला आपका जूनागढ़ अभिलेख, या इसे गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आपने सुना होगा। तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें रुद्रदामन के विजयों का विवरण मिलता है। यानी कि जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन के विजयों का विवरण मिलता है। अगला अभिलेख आपका है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख किसका है? तो हम बात कर रहे थे नासिक। नासिक जो अभिलेख है वो गौतमी बलश्री का है, जिसमें सातवाहन कालीन शासकों के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। अगला अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, प्रयाग स्तंभ लेख। इसे आप प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। समुद्रगुप्त, यानी कि आपका जो प्रयाग स्तंभ लेख है, ये समुद्रगुप्त का अभिलेख है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में वर्णन है। इसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा। ठीक है, तो प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में आप ध्यान दीजिएगा कि ये समुद्रगुप्त का अभिलेख है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख है आपके एग्जाम के दृष्टि से। फिर उसके बाद ऐहोल अभिलेख, ये तो और इंपॉर्टेंट है। ऐहोल अभिलेख, आप ऐहोल अभिलेख देखेंगे तो पुलकेशिन द्वितीय का ये अभिलेख है। इसमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जो युद्ध हुआ था, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, उसका जिक्र आपके पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में देखने को मिलता है। उसके बाद अगला आपका अभिलेख भीतरी गांव अभिलेख, या इसे कहीं कहीं भीतरी गांव लिखा होता है और कहीं भीतरी अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख भी इसे बोलते हैं। ये स्कंदगुप्त का है। इसके विषय महत्वपूर्ण नहीं है। आपने पूछा जाता है कि भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख किस शासक के द्वारा खुदवाया गया या लगवाया गया, तो आप देखेंगे कि ये अभिलेख स्कंदगुप्त के द्वारा देखने को मिलता है। फिर आपका देवपाड़ा अभिलेख, जो कि बंगाल के शासक विजय सेन के द्वारा बनवाया गया। उसके बाद आपका अगला अभिलेख जो है वो मंदसौर का अभिलेख है, जो मालवा नरेश यशोवर्मन के द्वारा बनवाया गया। तो आप देखेंगे कि आपका जो अभिलेख है, अभिलेखों की श्रेणी में हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि राजा खारवेल का है। उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का। उसके बाद नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का है, जिसमें सातवाहन कालीन शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। और ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, भीतरी गांव, भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख में जो है वो स्कंदगुप्त का अभिलेख है। तो आपने देखा अभिलेख कि ये कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं और किस शासक के काल के ये अभिलेख हैं, वो शासक दिया हुआ है और उनके विषय दिए हुए हैं। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आ जाता है एग्जामों में। अब आप देख लीजिए कि मैंने आपको आज स्रोत के बारे में
बताया कि स्रोत 3 प्रकार के होते हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण। स्रोत में भी आपको मैंने अभिलेख के बारे में बताया, शिलालेख, स्मारक, सिक्के के बारे में बताया। उसके बाद साहित्यिक स्रोत में वेद, आरण्यक, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ के बारे में बताया। जब हम वैदिक पढ़ेंगे तो वेद के बारे में पढ़ेंगे, 4 वेद के बारे में पढ़ेंगे वहां पर, और उसके वहां पर आरण्यक के बारे में पढ़ेंगे, पुराणों के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। जब हम तो मैं साहित्यिक स्रोत बताया आपको। अब विदेशी विवरण एक बार आप फिर से रिवीजन कर लीजिए कि आपके हेरोडोटस की जो पुस्तक है हिस्टोरिका पूछी जाती है, ठीक है, पहली ऐतिहासिक पुस्तक। दूसरी आपकी पूछी जाती है मेगास्थनीज की इंडिका एंड चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो आपके राजदूत आए थे सेल्यूकस निकेटर के। उसके बाद टालमी की जियोग्राफी पूछी जाती है आपके क्वेश्चन। प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी की कौन सी कृति है, नेचुरल हिस्ट्री। फायान की फोक्यू की मैंने किसके काल में बताया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में ये आए हुए थे। उसके बाद ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आए थे, वही हर्षवर्धन जिसके बारे में मैं आप यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। पुलकेशिन द्वितीय के एगोल अभिलेख में जो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय में युद्ध होता है, वही हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग भी आते हैं जो CU की रचना लिखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद आप देखेंगे अल बरूनी का किताबुल हिंद पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको यूनानी विद्वान हेरोडोटस को इतिहास का जनक मानते हैं। उसके बाद मेगास्थनीज को भारत का जनक मानते हैं। और देखेंगे कि आपको ये एक पुस्तक जो मैं लास्ट में बताया था, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये लेखक तो इसके अज्ञात है, इसका विषय पूछ लिया जाता है। तो विषय आप लोग विशेष करके ध्यान दीजिएगा, भारतीय बंदरगाहों के बारे में और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में चर्चा देखने को मिलती है, ठीक है। अब आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप लोग 2-3 बार पढ़िए और पढ़ने के बाद समझिए चीजों को। मैंने चीजों को कंसाइज करके आपके पास लाया है। अब आप इसको देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो चीजें होंगी उसके बारे में आपको फिर अगली क्लास में जानकारियां मिलेंगी। तो ये आपके भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत हैं।